हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपके आशीष कुमार क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग इससे पहले के वीडियो में मोलैरिटी और मोलैलिटी इसके बारे में समझे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी थे, उसको भी हम लोग समझे। आई होप कि आपको वो बातें अच्छे से समझ में आई। तो कंसंट्रेशन ऑफ टाइप वाले में हम लोगों ने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनके बारे में चर्चा की है और आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन और दूसरा नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या मोल फ्रैक्शन हमें समझ में आता है या नहीं आता है। आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, ठीक है। क्या होता है? रेशियो। अब मोल फ्रैक्शन किसका रेशियो होगा? तो ये दो पार्ट में होते हैं। एक होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि सॉल्यूट है तो ए से, लेकिन मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से, तो हम लोग ऐसे करेंगे जीटा ए, ठीक है। और दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसको लोग रिप्रेजेंट करेंगे जीटा पी से। क्लियर? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। ए इज सॉल्यूट एंड बी इज सॉल्वेंट। और मोल ऑफ सॉल्वेंट इसमें क्या होता है? अरे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मींस मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या चीज है कि भैया मोल का फॉर्मूला क्या होगा। फिलहाल तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी कि मोल का फॉर्मूला क्या होगा। तो मोल इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया। अब देखो, सिंपली मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, इजी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट और प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट नीचे रहेगा। दूसरा बात आप जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का जो सम होता है, यानी जीटा ए प्लस जीटा बी, किसी भी फ्रैक्शन का सम जो होता है वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन को जो सम होता है वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमेशा 1 आएगा। तो इसमें एक प्लस पॉइंट रहता है। अभी आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल समझेंगे तो उसमें ये है कि अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए बस आपको 1 से माइनस करना पड़ेगा, इजी है। तो ये चीज है। तो ये बाइनरी सोल्यूशन के लिए, ये किनके लिए? ओनली एप्लीकेबल इन ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, जो कि आपको इस चैप्टर के, मतलब सोल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ही इसके बारे में डिस्कस किए थे, बाइनरी टर्नरी। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोलो बेटा, ये दो बात समझे हैं? अच्छा, अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि इसके न्यूमेरिकल, मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल जो है कैसे लगेंगे। ये अब हम लोग का आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखो, न्यूमेरिकल एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। न्यूमेरिकल जो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं उसका रीजन ये होता है कि हम लोग दिए हुए क्वेश्चन में जो डाटा रहते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो उसको एक ही तरीके से दूर कर सकते हैं,
बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और क्या, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन अब हम लोग पढ़े। ठीक है, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजॉल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द NaOH। ठीक है, तो अब देखो पहली बात, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ NaOH है, ठीक है, तो इसका मतलब मास ऑफ NaOH जो है वो दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है, आर डिजॉल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर जो दिया है वो है 54 ग्राम। तो ये चूंकि डिजॉल्व हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, ये है हमारा सॉल्यूट। क्लियर है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। और ये क्या चीज है जो ये मतलब लार्जर क्वांटिटी में है, ये सॉल्वेंट है, और दूसरा ये बोल भी रहा है कि ये इसको इसमें डिसॉल्व कर रहा है, तो ये वैसे भी समझ में आ गया होगा। और आप मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछ रहा है कि सर ये बताओ, यानी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जीटा ए इक्वल टू कैसे निकालेंगे। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ फिर सॉल्यूट यानी अगेन NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। अब मोल को जब हम तोड़ेंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। इज दैट क्लियर। अगेन मास अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH प्लस मास अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो यानी इसमें जो हमें डाटा वैल्यू पुट करनी है, तो मास तो दिया हुआ है, मोलर मास हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं। NaOH का मोलर मास कितना होगा, 40 ग्राम, पता है ना, 23 प्लस 60 प्लस 1 इक्वल टू 40 ग्राम। और वाटर का कितना होगा, यार तुम बार बार बहुत हिलते हो, तुमको कैसे मैं बताऊं, एकदम स्टूडेंट जैसे हो गए तुम लोग भी, फ्लक्चुएशन हमेशा बना रहता है तुम लोग। अब देखो वाटर का 18 ग्राम, ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मास कितना है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास ऑफ NaOH कितना है, मास ऑफ NaOH 2 ग्राम अपॉन मोलर मास 40 ग्राम। क्लियर। अगेन 2/40 सेम कॉन्सेप्ट प्लस मास ऑफ वाटर कितना है 54 ग्राम और मोलर मास 18। इसको सॉल्व करेंगे 1/20 फिर अपॉन 1/20 36 3 टाइम्स, वेरी गुड, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको 1 को डिवाइड कर देते हैं 20 से, थोड़ा इजी हो जाएगा, डेसिमल लगा दिए, 0 फिर 0 लगा के फिर 0, 5 टाइम्स में 100, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका क्या आ जाएगा 0.05 अपॉन 0.05 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे 0.05 अपॉन 3.05, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये हट जाएगा अपनी जगह से, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5/305। तो देखो मोल फ्रैक्शन का जब भी मतलब पूरे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो वैल्यू हम लोग लाते हैं वो हमेशा डेसिमल में ही होना चाहिए। ठीक है, किसमें होगा, डेसिमल होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं लाएंगे, तो इसलिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 305 से। भैया पॉइंट लगा के 0, 0 लगा के 0, ठीक है, मेरे ख्याल 1 टाइम्स हो जाएगा 305, 10 में से 5 गया 5, ये 9, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, फिर 0, 3 3 6 टाइम में लेके चले 30, 6 टाइम, ठीक है, तो इससे इसको काटे, फिर तुम भागे,
रुक जाओ, अब इससे इसको काट देंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.016 और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। और ये 0.16 हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा आंसर। बोलो इतना बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? आई होप कि आपको मोल फ्रैक्शन बात समझ में आएगा। बस ये फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपली रखे और सिंपली ये कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये बात समझ में आई तो कहो तो कुछ बातें और आगे बढ़ाई जाए। चलो नेक्स्ट हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जो आ रहा है वो है नॉर्मेलिटी। पहले इसको सही जगह लगाएं, बैठाएंगे तभी ये बैठेगा। तो चलिए अब हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में सोचते हैं, क्या होता है नॉर्मेलिटी। सिंपल, जैसे सॉल्यूट पार्टिकल को वाटर में डिजोल्व करना है, मतलब सॉरी सोल्यूशन में डिजोल्व करना है, वही काम इसमें भी है। लेकिन इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल अब मोल में न लेके ग्राम इक्विवेलेंट मास में लेंगे। मतलब देखो पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, ये क्या कहता है, क्या हो जाता तू जी। इसका डेफिनेशन है ग्राम इक्विवेलेंट mass of solute are dissolved in 1 liter of the solution. 1 liter of solution is known as, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी, ठीक है। एंड द नॉर्मेलिटी विच आर रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल एम, ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो देखो ये क्या कर रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉर्मेलिटी। तो देखो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि सर नॉर्मेलिटी इक्वल टू जो होगे, तुम नहीं सुधरोगे, है ना, इसको सुधारा जाए। चलो बस अब तो सुधर गए। अब देखो तो इसका बेसिक फॉर्मूला यहां पे क्या चीज है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में रहेगा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एकदम दिमाग में अपने बैठाए रहिएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? लेकिन सर एक बात क्लियर नहीं है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल आप मोल में ले रहे थे तो उसको तो तोड़ना आप सिखा दिए थे कि मास अपॉन मोलर मास, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट उसको भी सिखा दीजिए। चलो भाई वो भी हम लोग सीख लेते हैं। चलो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सर हाउ टू फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो क्या रहेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब देखो यहां इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का एक दूसरा, मतलब सॉरी दूसरा कह रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का ये फॉर्मूला है कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो दिया रहेगा और इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे। फिर कंफ्यूजन,
कंफ्यूजन ये हुआ कि सर पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है, ये कंफ्यूजन था, तो सर ने बता दिया। अब समस्या ये है कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो मान लो क्वेश्चन में रहेगा, वो तो पकड़ लेंगे, लेकिन भैया इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ये दे दिया, अब ये कैसे हम लोग फाइंड करें? क्या ये दोनों एक है? नहीं, दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग है। अब दोनों को देखो कैसे। अब यहां हमें जो समझना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से बातों को क्लियर कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। चलो, ये पेन बेकार है यार, ठीक है। ठीक है, चलो, अब हम लोग समझने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब ये देखो, सॉल्यूट कई तरीकों के होंगे। सॉल्यूट आपको एसिड के फॉर्म में मिलेंगे, समझो। सॉल्यूट या तो आपको बेस के फॉर्म में मिलेंगे या साल्ट के फॉर्म में मिलेंगे या मेटल के फॉर्म में मिलेगा। भैया यही होगा ना, या तो सर जो सॉल्यूट पार्टिकल वो एसिड हुआ, या सॉल्यूट पार्टिकल जो बेस है उसको कहीं घोल लें, या तो कोई साल्ट है उसको घोल लें, या तो मेटल के फॉर्म में रहेंगे। ये चार ही चीज है। तो अगर ये चार चीज है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट भी इन्हीं चार में से कोई एक होगा। तो हम लोग इसी को चर्चा पर चर्चा करके समझते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। को पूछेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड भैया कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला होगा मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। फॉर्मूला भेज रहे हैं, क्या हो गया कि मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। अब देखो सवाल ये फिर फंसा कि सर बेसिसिटी क्या है, तो एकदम घबराने वाली बात नहीं यार, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, बस आपको क्या फोकस करना है। देखो एक चीज तो आप जान गए कि HCl जो है ये एसिड है। इसके बारे में डिटेल हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे, ये 100% है, हर एक टॉपिक पे पूरा एकदम फोकस ही है कि एक एक चीज आपके सामने रख दी जाए, ठीक है। तो अब ये एसिड क्यों है, जब इसको एक्वस फॉर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस आयन देगा, क्योंकि H प्लस आयन नहीं देगा तो वो एसिड नहीं होगा। उसको डिटेल में आगे फिर। तो ये जो समझ जाओ कि नंबर ऑफ H प्लस आयन्स होते हैं बेटा, इसी को कहा जाता है, क्या कहेंगे, बेसिसिटी। क्या कहेंगे, बेसिसिटी, नंबर ऑफ H प्लस आयन। अब जैसे ये HCl है, H2SO4 ले लेते हैं, ये इसको एक्वस करोगे क्या हो जाएगा, 2H प्लस प्लस ये SO4 पे डबल माइनस। तो ये जो 2 है यही है हमारा बेसिसिटी। तो अब पूछेगा कि भैया इसमें बेसिसिटी कितनी है, आप बिना घबराए बस बता दीजिएगा सर 2 है तो 2H प्लस है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई 2, इसमें एक H प्लस है इसकी बेसिसिटी हो गई 1, जिसमें 3 आएगा उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। बोलो बात क्लियर है। तो क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालेंगे, तो इसमें देखो फोकस तो करना पड़ेगा एसिड बेस पे, और आपको घबराना यहाँ भी नहीं है, बस आपको ये बताना है कि नहीं सर हम एसिड बेस तो जानते हैं लेकिन एकदम 100% डिटेलिंग नहीं जानते कि अगर CO2 दे दिया तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना होगा कि क्या सर आप ये चीजें हम लोग को पढ़ा दीजिए, CO2 एसिड है कि नहीं है, बेस है कि नहीं है, क्या है वो, ठीक है। बस आप बता बोलते जाइए, आप का आदेश सर रखो पे। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। इसका देखते हैं, सिंपल इसका भी है। इसका क्या है, मोलर मास ऑफ बेस। अच्छा मोलर मास तो क्लियर होगा ना, सम ऑफ एटॉमिक मास अपॉन
एसिडिटी, क्या लगाते हैं अपॉन एसिडिटी। अब हम लोग ये चेक करना है कि भैया ठीक है आपने तो ये बात बता दिया, अब ये हम लोग को समझना है कि एसिडिटी क्या है। तो चलो हम लोग देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल में हमने लिया MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। अच्छा अब इसको तोड़ेंगे, एक्वस फॉर्म में करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको एक्वस करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये Mg पे डबल प्लस प्लस 2OH माइनस देता है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, कितने नंबर है, एक OH होंगे, दो होंगे, मान लो तीन होंगे, तो यही हमारे कहलाएंगे एसिडिटी। ये हमारा क्या कहलाएंगे, एसिडिटी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन? इसको नोट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट पे। ये देखो एसिड समझ गए, उधर आपका बेस भी लिख दिया। अब क्या है, इस साल्ट के बारे में बता दीजिए, ठीक है। आओ भाई जल्दी जल्दी काम करो। चलो बहुत बढ़िया। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट के बारे में सोचते हैं, सिंपल, ये भी मोलर मास ऑफ साल्ट, मोलर मास ऑफ साल्ट अपॉन, अब ये है कि सर एसिडिटी बेसिसिटी, भैया उसमें ना H प्लस है ना OH है, साल्ट में तो होता नहीं, क्या रखेंगे। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल। जैसे मैं आपको ना यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, ध्यान से समझो। जैसे अगर हम बोले आपसे कि बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl निकालो, ठीक है। क्या हमने बोला कि इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl निकालो। तो NaCl क्या चीज है कि सर NaCl जो है हमारा साल्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मोलर मास साल्ट, सोडियम का 23 है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है बताओ जल्दी, 35.5, और टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, या NaCl में मेटल कौन है, सोडियम है, इसकी वैलेंसी पॉजिटिव वैलेंसी क्या होती है, +1, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो अब देखो इसको ऐड करेंगे, 0.5 आया, 8 आया, 5 आया, डिवाइड बाई 1, और इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl साल्ट का कितना होगा, 58.5 ग्राम। पूरा सिंपल। हो सकता है कोई ऐसा फॉर्मूला हम लोग ले जिसमें वैलेंसी +2 आ जाए तो 2 का डिवाइड कर देंगे, +3 आ जाए तो 3 का डिवाइड करेंगे, ये प्लस को ऐड नहीं करेंगे ना, खाली नंबर 1 2 या 3। इज दैट क्लियर? तो बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, बेस और साल्ट समझ में आया कि नहीं आया? आई होप क्या आ गया होगा। तो अगर आ गया तो हम लोग देखो ये तीन चीज तो पहले समझे। क्या समझे कि सर, ओहो तुम ही उड़ गए, एसिड बेस, तो हम लोग सर एसिड समझे, बेस समझ लिए और साल्ट समझ लिए। अब रहा सवाल की मेटल का, तो मेटल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, पहले एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नॉर्मेलिटी से रिलेटेड हम लोग इसके क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक। तो देखो दिया है कि इफ 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल है। तो देखो इसके लिए क्या है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सर अभी आपने बताया है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ये फिक्स है। और अगर ये मिलीलीटर में रहेगा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें क्या चीज डाटा दिया हुआ है कि 250 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो 250 हो गया। अच्छा 1000 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1000 ही रखेंगे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट मास कहीं नहीं दिया। तो अब हम लोग को चाहिए कि सर ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल निकालना, आप हमको बता दीजिए। कौन सा कलर ले ले, ये देखा जाए। चलो हम लोग देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। सिंपल कि सर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, आगे अब जान रहे थे सबको क्या होता है ना, केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल जैसे बच्चे भागते हैं जैसे बोर्ड भागता है। और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। बस आराम से पेशेंस बनाए रहो, सब एक एक लाइन समझा दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ भाई, 0.63 ग्राम, यहां लिख दिया मैंने 0.63 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो पहले देखो सॉल्यूट का नेचर क्या है, हम लोग को ये समझना है कि सर सॉल्यूट का नेचर तो एसिड है, यानी अब हम लोग को निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वो तो दिया नहीं है, उसके लिए भी कमिंग सून, वो भी कमिंग सून है। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। पहले ऑक्सिलरी एसिड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। इसमें क्या है कि सर जैसे सवाल किए तो बच्चे क्या होते हैं ना, सवाल से भागते हैं, उसी तरह ये बोर्ड भी हो गया है, सवाल करो बच्चों से भागता ही है। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ठीक है। और अगर एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड पूछ देगा तो यहां से 2H2O को हटा देना। तो अब सबको ऐड कर दे, मोलर मास हम लोग निकालते हैं। अच्छा मोलर मास क्यों निकालते हैं, ये तो फोकस पहले किया जाए कि आखिर सर मोलर मास की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखो इसमें क्या दिया है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ये हमें नहीं पता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सर मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन एसिड है तो क्या हम लोग यूज करेंगे, बेसिसिटी। क्या यूज करेंगे, बेसिसिटी, ये यूज करेंगे ना। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है 126, और इसकी बेसिसिटी क्या होती है 2। डाउट, समझ गए। इसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 63, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इतना ग्राम है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग एक फटाफट रफली जो है ये आपके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। मोलर मास ऑफ पहले ऑक्सैलिक एसिड को सॉल्व किया जाए, कितना है भैया, देखो कार्बन का 12 होता है तो 12 टू जा मतलब 12 दूना 24 हो गया, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 हो गए, और फिर 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 16 4 जा 64, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखो इसके बाद ये जो डॉट रहता है ना, बहुत से बच्चे सोचते हैं डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, नहीं ऐड करना है। तो H2O का मोलर मास कितना होता है 18 ना, तो 2H2 18 दूना 36, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 126, एक ये हो गया। अब दूसरा एक फटाक से और काम कर देते हैं कि सर COOH का जो है बेसिसिटी कैसे पता करेंगे। तो देखो इसको ऐसे तोड़ोगे, ऑक्सैलिक एसिड जो है टूटेगा तो COO माइनस प्लस 2H प्लस, तो देखो बेसिसिटी कितनी है इसकी 2। अब मोलर मास कितना है 126, सॉल्व किए कितना आया 63। 63 को कहाँ रखना है, भूल गए सर कहाँ रखना था, यहाँ रखना था, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट 63। तो इनटू अगर हम 100 कर देंगे
ये डेसिमल हट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0.01, क्या आएगा 0.01, दिख रहा है ना। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.01, इसको हम लोग यहां रख देंगे 0.01 में 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0.04 नॉर्मेलिटी। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो देखो अब तक के वीडियो में सोल्यूशन क्या होता है ये हम आपको बताया, सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के भी बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया, और उसके कई बेसिक प्रिंसिपल्स के भी बारे में पढ़ा माइंड मैप के माध्यम से। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने मोलैरिटी और मोलैलिटी को समझा, और ये तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी को समझा। अच्छा, इसमें एक नॉर्मलिटी का एक और कॉन्सेप्ट बच गया है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैसे निकालें। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड आपको बता दिए, बेस बता दिए, साल्ट बता दिए, अब मेटल की बारी है। तो अब जानना चाहेंगे, जानना ही चाहेंगे, कौन छोड़ना चाहेगा भैया। तो चलो, आई होप कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और आपको मैं बता दे रहा हूँ आपके कमेंट जितने बेहतर आएंगे उतने ही बेहतर यहाँ से क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। आएंगे अभी और भी सारे वीडियो बनाएंगे ताकि आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। अभी तो ये लेक्चर क्लासेस है, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए, अच्छा अब हम लोग एक ब्लैंक पेज ले ले, यही है, यही है। चलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट में हम लोगों ने क्या चीज समझा था कि सर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट में एसिड को समझ लिया था, बेस को समझ लिया था, साल्ट को भी समझ लिया था। अब आप जो है हमको फटाक से जो है मेटल का भी बता दीजिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैसे निकलता है। एक्साइटेड है ना, एक्साइटेड रहना ही चाहिए। तो चलिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं। तो देखो बेटा, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या होता है, मतलब मास ऑफ यानी एटॉमिक मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इंटू 1.0089। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, इसको राउंड ऑफ करके 1 भी लिया जा सकता है। या तो दूसरा ये है कि सर और करके मास ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन मिलीलीटर displaced at STP into 11,200, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालने का। दूसरा तरीका है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैसे निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो भैया सिंपल, मास ऑफ मेटल लिखना है, ऑक्सीजन भावनाओं में लिखा गया, मास ऑफ मेटल अपॉन, अब यहां ध्यान से समझना, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड इनटू 8। वहां क्या है, डिस्प्लेस्ड है, डिस्प्लेस्ड है, यहां ऑक्सीजन रहेगा तो क्या रहेगा कंबाइंड। या दूसरा ये है कि मास ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीलीटर कंबाइंड एट किस पे बेटा, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इंटू 5600। तो एक फॉर्मूला ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये रहा। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके इक्विवेलेंट मास को कैसे निकाला जाए।
नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आपके व्यू और लाइक ही निर्भर करते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्लास को स्टडी करेंगे वो है सब जो क्वेश्चन है वो कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, और इसके साथ साथ हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड में यानी हेनरी लॉ से रिलेटेड बात को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।